जय हिंद साथियों। आज एक बार मैं फिर आप लोगों का टीचर प्राइम एकेडमी पे स्वागत करता हूं और फिर से मैं लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए यूपी टेट इम्पोर्टेंट जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो पूरे 30 प्रश्न है। एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, अंत तक बने रहें। आपको ये 300 क्वेश्चन कराए जाएंगे। उसके बाद आप अपना बताएंगे कि आप लोगों का स्कोर इसमें से कितना रहा, ताकि देख लीजिए आपकी सीडीपी की तैयारी कैसी रही है। ये वही प्रश्न है जो या तो पूछे गए हैं या तो पूछे जा सकते हैं। तो अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें, स्कोर जरूर अपना चेक करें और जरूर बताएं कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। मैं पूरे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इन सब के बाकी ऑप्शनों को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा और सही जवाब भी मिलेगा। बाकी जो चीज़ें इसमें होंगी वो चीज़ें अभी आपको मिलेंगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। मतलब विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती है, ये निरंतर चलती रहती है। यह विचार किससे संबंधित है? यह विचार मतलब किससे संबंधित है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है? कह रहा है अंतर संबंध से, निरंतरता से, एकीकरण से या फिर अंतःक्रिया से। तो देखिए विकास कभी न समाप्त होने वाली है तो इसको बोलते हैं निरंतरता। निरंतर मतलब कह सकते हैं कि लगातार चलती रहती है। ये एकदम लगातार चलती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती है। और कब से कब तक चलती है? गर्भ से लेकर कब्र तक। गर्भ से ये कब्र तक चलती है। मतलब आप जब भी आपके जन्म से लेकर भी कब्र तक कह सकते हैं, तो जब तक गर्भ में एक बच्चा आता है तब से उसका विकास शुरू हो जाता है और चलता कहाँ है? कब्र तक। जब तक उसकी मृत्यु हो जाती है तब तक वो विकास लगातार चलता रहता है। तो ये निरंतरता। अंतर संबंध मतलब कि जो भी चरण होते हैं एक दूसरे से संबंध होंगे, ये एक ऑप्शन कह रहा है। एकीकरण मतलब एक एक करके इंटीग्रेशन होता है उनमें सारे चरण में। जैसे चरण होते हैं, जैसे बाल जन्म से पूर्व प्रसव अवस्था, फिर शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सब होते हैं। अंतर क्रिया मतलब हर जो एज होते हैं उनकी एक क्रिया होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे इसका आंसर भी है निरंतरता का सिद्धांत। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भधारण से मृत्यु तक चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अमूर्त चिंतन करता है? किस अवस्था में अमूर्त चिंतन? अमूर्त मतलब होता है जो चीजें आपको दिखाई नहीं देती उसके बारे में सोचना ही अमूर्त चिंतन होता है। अब वो क्या चीजें जो आपको दिखाई नहीं देती लेकिन आप उसके बारे में चिंतन करना शुरू कर देते हैं, अपने भविष्य के बारे में। जो चीजें आपको कैसे मान लीजिए कोई डिजाइन आपको तैयार करनी है तो उसके बारे में, डिजाइन आपको दिखती थोड़ी है लेकिन आप उसको पेपर पे लिखते हैं, पेन पेपर पे लिखते हैं ताकि कैसे होगा, इमेजिनेशन पावर आपकी बढ़ जाती है, उसी को अमूर्त चिंतन कहते हैं। तो वो किस आएगा? क्या एक बच्चा, छोटा बच्चा इसको कर सकता है? नहीं कर सकता। तो छोट संवेदी गामक अवस्था जो होता है वो कब से कब तक? 0 से 2 साल होता है। तो क्या 0 से 2 साल का बच्चा जो है वो अमूर्त चिंतन कर लेगा? वो एक इंजीनियर के जैसा सोच सकता है कि एक मुझे मकान बनानी है तो ये कैसा बनेगा? नहीं सोच सकता है। तो ये ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। पूर्व संक्रियात्मक मतलब क्रिया करने से पूर्व की अवस्था को संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं और ये होता है 2 से 7 वर्ष। क्या इसमें कोई बच्चा सोच सकता है 2 से 7 वर्ष में कि वो किस तरीके का वो अमूर्त चिंतन कहाँ कर पाएगा? ये भी नहीं है। मूर्त मतलब होता है, ये भी नहीं होगा क्योंकि मूर्त मतलब होता है जो दिखाई देता है, जो दिखाई दे उसी को हम मूर्त कहते हैं। तो ये तो अमूर्त के बारे में पूछ रहा है ना, तो मूर्त कहाँ से होगा? हाँ, औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था है या इसी को एक चीज और नाम देते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये दूसरा इसका नाम है कि जो चीजें हमको सामने से दिखाई नहीं देती हैं उसको आए तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं या फिर उसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो अमूर्त चिंतन इसी अवस्था में होती है जो ये दिखाई नहीं देती है। ये 7 से 11 होता है और बाकी जो ये है आपका अमूर्त चिंतन की अवस्था वो 11 से आपका 15-16 तक होता है, किशोरावस्था लगभग मान सकते हैं। चलिए, तो ये इसका डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हम लोग। देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक से बालक अमूर्त चिंतन करता है। इससे ज़्यादा तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आगे चलिए देखते हैं।
ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि बुद्धि लब्धि आईक्यू का सूत्र किसने दिया? आईक्यू, आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि। तो देखिए जो सबसे पहले इसमें देखिए ऑप्शन दे दिया बी ने, विलियम स्टर्न, टर्मन या स्पीयरमैन। देखिए स्पीयरमैन जो है वो बुद्धि के दी कारक सिद्धांत दिए, दी कारक सिद्धांत, दी कारक सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया। और हम कह सकते हैं कि जो त्रिकारक है इसमें भी इनका नाम आता है, तो इन्होंने दिया। जो स्टर्न है उन्होंने बुद्धि लब्धि दिया, जो स्टर्न है उन्होंने बुद्धि लब्धि दिया, बुद्धि लब्धि। इन्होंने बताया कि हाँ आईक्यू नाम का कोई चीज होता है, लेकिन इन्होंने इस जो फार्मूला दिया वो बस दिया मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ये भी दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि सूत्र किसने दिया? जो टर्मन भाई साहब है, तो इसको इन्होंने संशोधित कर दिया, गुणे 100 लगा दिया, संशोधित कर दिया। जो पहला मानसिक बुद्धि परीक्षण आया, जो फर्स्ट जो आईक्यू कह सकते हैं बुद्धि का जो परीक्षण हुआ वो बीने ने दिया। तो बीने फर्स्ट बुद्धि परीक्षण या बुद्धि का एक कारक सिद्धांत भी आएगा, वैसे कह दिया जाए कि एक कारक सिद्धांत, एक कारक दिया था बीने ने। जो बुद्धि लब्धि नाम या बुद्धि लब्धि का एक फार्मूला जो दिया था वो विलियम स्टर्न ने दिया था, लेकिन जो उसको संशोधित किए वो टर्मन भाई साहब ने किए। तो देखिए इसके अनुसार आप देख लीजिए बुद्धि लब्धि आईक्यू का सूत्र दिया, अगर पूरा सूत्र ये वाला पूछ रहा है तो ये टर्मन ने दिया, लेकिन जो छोटा या बुद्धि लब्धि दिया वो स्टर्न ने दिया। तो आप इसके अनुसार देख लेंगे विलियम स्टर्न, जो यहाँ देखिए ये बस बुद्धि लब्धि पूछा है, संशोधित नहीं पूछा है, तो इसको स्टर्न ने नहीं दिया था। आपको चारों ऑप्शन या फिर उससे रिलेटेड चीजें जाननी जरूरी है, क्योंकि कब चीजें कैसी पूछ दी जाएगी ये आपको पता नहीं है। इसीलिए मैं आपको पूरा एकदम से खोल के बता रहा हूँ, ताकि आपको और भी इससे जुड़े सवाल, इसी से जुड़े सवाल पूछेंगे और कहाँ से पूछेगा, तो आप सब कर लें। देखिए थांडाइक ने सीखने के मुख्य नियम कितने थे? थांडाइक ने 2 नियम दिए। कौन कौन से? एक दिए मुख्य नियम और एक दिए गौण नियम। जो मुख्य नियम दिए वो थे 3, वो थे 3। कौन कौन सा? तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये 3 मुख्य नियम थे। मैक्सिमम सवाल इसी से बनते हैं। जो गौण नियम है इनकी संख्या थी 5 गौण नियम दिए, संक्रिया, सहचार्य, बहुक्रिया। तो ये मुख्य नियम जो थे इसको जरूर याद रखेंगे, ये एकदम समझिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा ही जाएगा। इसमें से कोई ना कोई एक, मैंने पीवाईक्यू जितने करा है उन सभी में से एक ना एक ये को जरूर पूछा है कि किसकी है। जैसे मुख्य नियम कितने थे? तो मुख्य नियम 3 थे, ठीक, ऑप्शन तो ये आपका सही हो जाएगा, ये गलती हो जाएगा। लेकिन बाकी सूझे कौन कौन थे? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव थे। अब कौन इसमें से नहीं है तो एक इस गौण में से डाल देगा, 4 ऑप्शन बना देगा। उसके बाद इसका क्रम भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसका क्रम याद करेंगे, पहले कौन आता है? पहले तत्परता आता है, उसके बाद ये नीचे आते हैं, तो इनका क्रम भी याद रखेंगे। मैंने जितना थांडाइक के मुख्य गौण नियम है इसको पूरा बताने का प्रयास किया है। आप अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है और जरूर याद रखेंगे। इसको कहीं लिख भी सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको बार बार ये आपसे पूछी जाएगी। यूपी टेट, सी टेट, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशी मतलब होता है जिसमें विशिष्ट और सामान्य बालक दोनों हो। जो ये समावेशी होता है उसमें सामान्य और प्लस विशिष्ट, सामान्य और विशिष्ट बालक जिसमें हो उसको हम क्या कर सकते हैं? समावेशी। समावेशी जिसमें अलगाव न हो उसी को हम समावेशी कहते थे। देखिए उद्देश्य क्या है? अलग पढ़ाना। अलग, भाई अभी कह रहे हैं कि अलगाव नहीं करना है, फिर कह रहे हो अलग पढ़ाना। अगर एक विशिष्ट बालक उसको अलग कर दिए तो उसकी अंदर हीन भावना हो जाती है कि मेरे लिए देखियो मैं कैसा हूं कि मुझे अलग पढ़ाया जा रहा है। समान अवसर, ये बिल्कुल सही है। सबको जो समान है, जो विशिष्ट है, सबको समान अवसर दिया जाएगा, तभी तो बेहतर सीखेंगे। मेधावी पर ध्यान, अरे भाई मेधावी पर भाग्य ध्यान देंगे और जो मेधावी नहीं है उनका मतलब कुछ नहीं है। हो सकता है वो बाकी चीज़ों में बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। ये कह रहा है खेल विशिष्ट बालक है, वो सबको एक खेल तो खिला नहीं सकते हैं, तो इसका सही अक्षर है समान अवसर देना है सबको। आगे चलिए,
क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे। देखिए ये कह रहा है कि व्यक्तित्व मापन की विधि कौन सी है, कौन सी है जो व्यक्तित्व की मापन की विधि है। प्रश्नावली, साक्षात्कार, प्रक्षेपी या उपरोक्त सभी। व्यक्तित्व आपको मापना है कि किसी आदमी का व्यक्तित्व कैसा है। जैसे ऑप्शन के हिसाब से प्रश्नावली, जैसे कोई आदमी है, कोई बालक है जिससे हम प्रश्न कर रहे हैं तो उसको प्रश्नावली विधि कहते हैं। ये प्रश्नावली विधि के जनक भी पूछ सकता है, तो यह है सुकरात। प्रश्नावली विधि के जनक है सुकरात। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, अगर किसी के बारे में आपको जानना है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है तो उसको प्रश्न पूछेंगे तो पता चल जाएगा तो ये तो है ही। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, इंटरव्यू मतलब इंटर मतलब अंदर, व्यू मतलब देखना, आप उसके अंदर देखना है कि क्या चीज़ें चल रही है। किसी भी बड़े एग्जाम की होती है तो उसका इंटरव्यू होता है, जैसे यूपी टेट या सुपर टेट की तो होती नहीं है, लेकिन हाँ जब भी आप केबीएस का देंगे, DSSB का देंगे, तो DSSB में तो हटा दिया नहीं, केबीएस में अभी इंटरव्यू है, तो उसमें इंटरव्यू होगा मतलब आपके अंदर की चीज़ें जानेगा। आप पेपर पेन में तो आपकी जानकारी बहुत अच्छी है, लेकिन आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों के सामने, ये चीज़ें आपको उसको बतानी पड़ेगी। उसी वही इंटरव्यू के माध्यम से पता करता है। तो ये भी व्यक्तित्व मापना है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, पता चलेगा। घुमा फिरा के क्वेश्चन करेंगे, आप देख रहे हैं कि आप कितना प्रेशर झेल सकते हैं, गलत करेंगे तो नंबर। प्रक्षेपी ये भी होता है। प्रोजेक्टिव मतलब आपके तौर तरीके कैसे हैं, उसको प्रोजेक्टिव में वो नाप लेगा। तो ये उपर्युक्त सही है, चारों ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सही है। ये तीनों व्यक्तित्व मापन के हैं। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करे कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का स्तर, नैतिक विकास कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का स्तर है। कोहल वर्ग पहले याद रखेंगे कि इन्होंने नैतिक विकास और नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, नाम दिया नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट। अभी नैतिक विकास के इन्होंने 3 स्तर दिए, 1, 2, 3, नाम भी दिए इसका। ये पूर्व परंपरागत, ये है परंपरागत, ये है उत्तर परंपरागत। ये 3 स्तर दिए इन्होंने। अब ये तीनों स्तर के भी 2-2 चरण थे, इसमें भी 2 चरण थे, इसमें भी 2 चरण थे, इसमें भी 2 चरण थे, तो टोटल चरण की बात करें तो 6। अब नैतिक विकास का स्तर पूछ रहा है, तो स्तर पूछ रहा है तो स्तर इसका 3 ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन तीनों स्तर में भी 2-2 चरण थे, तो 2, 4, 6 होता है, लेकिन ये 6 आंसर इसमें नहीं होगा क्योंकि स्तर पूछा है। पूर्व परंपरागत जिसमें बच्चे के अंदर कोई नैतिकता नहीं होती है, उसको अपने से मतलब होती है, उसको दूध चाहिए, उसको भूख लगी चाहिए, उसको खिलौना चाहिए, रोएगा, उसको नैतिकता नहीं होती है। परंपरागत में उसको थोड़ी बहुत नैतिकता आ जाएगी, डर होगा, आज्ञा पालन करेगा, थोड़ा सा डरेगा, समाज के नियमों का पालन करेगा। उत्तर परंपरागत मतलब किशोरावस्था तक बात आएगी, जिसमें हम लोग आते हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि नैतिकता समाज के हिसाब से देखेंगे। कि मान जाओ कि कोई आदमी, वो हिंज की कहानी, कोहलबर्ग ने एक आदमी कहानी सुनाई हिंज की, जिसने दवाई को चुरा ली, तो उसमें जो ये किशोरावस्था के बच्चे होंगे उसके आसपास की, वो कहेंगे कि हाँ उसकी पत्नी मर रही थी, उसने चुरा लिया, अच्छा किया। तो उसमें दया की भावना आ जाएगी, उसमें समाज के नियमों की भावना आ जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन है 3। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है डिसलेक्सिया। कितनी बार मैंने आपको बता दिया, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया पठन से संबंधित है। ये गणित से है, डिसकैलकुलिया, डिसकूलिया। देखिएगा थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग खराब है, मैनेज करिएगा, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। डिसकैलकुलिया ये पठन, डिसलेक्सिया हो गया, व्यवहार ये शारीरिक फिटनेस। इसके अलावा अगर पूछे आपसे तो मान जाइए डिसग्राफिया, ये क्या है? लिखना, लेखन विकार। लेखन विकार, कोई लिखने में दिक्कत है तो उसको डिस्ग्राफिया है। गणित लगाने में है तो डिसकैलकुलिया है।
और चीज में मान के चलिए कि उसको भ्रम संबंधित विकार है, डिस्मोर्फिया है, उसको भाषा संबंधित विकार है, संप्रेषण, भाषा रहेगा तभी आप संप्रेषण कर जाएंगे। तो अगर संप्रेषण में कमी है तो उसको कहते हैं डिस्फेजिया, डिस्फेजिया। तो देखिए यहाँ कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, एक क्वेश्चन तो आपको दिया ही है, दूसरा आपसे ये डिस्कैलकुलिया, गणित में डिस्ग्राफिया, लेखन में डिस्फेजिया, संप्रेषण, या कर लेना है पे भाषा, इन दोनों में होता है। ठीक है, चीजें 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे। देखिए वाइगोस्की का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है? वाइगोस्की संज्ञानात्मक, जीन पियाजे, जीन पियाजे है। सामाजिक संस्कृति ये वाइगोस्की साहब की है। व्यवहारवादी या अलग मनोविश्लेषण ये है सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। अब मैंने सिगमंड फ्रायड को करा दिया है, आप लोग इसको हमारे लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। सिगमंड फ्रायड को मैंने बहुत बेहतरीन कराया है, विश्लेषणात्मक सिद्धांत उनका पूरा कराया है, तो जाके जरूर देखें। ये थ्योरी की क्लास है तो अभी जाएं, इसको देखने के बाद उसको भी देख लें ताकि आप बेहतर कर सकें। अब देखिए आगे, अभिप्रेरणा के प्रकार, अभिप्रेरणा का प्रकार है, अभिप्रेरणा मतलब टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं? मोटिवेशन 2 प्रकार के होते हैं। मोटिवेशन के 2 प्रकार होते हैं, एक आंतरिक एक बाहरी। आंतरिक मोटिवेशन मतलब जो आपके अंदर की इच्छा है, जैसे आपके अंदर से जागृत हुआ है कि मुझे यूपी टेट पास करना है, उसके बाद सुपर टेट आएगा उसको पास करना है, और मुझे शिक्षक की भर्ती चाहिए, मैं शिक्षक का फॉर्म भर, शिक्षक के रूप में मैं नौकरी करूंगा। उसके बाद मान लीजिए एक बाहरी अभिप्रेरणा होती है जो बाहर से आपको मिलती है, जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं भी भरा हूँ, मेरा दोस्त भी भरा है, मेरी जो मित्री है वो भी भरी है, तो आपकी मित्री है अगर वो पास हो जाएगी, आप नहीं पास हो पाएंगे तो समाज में आपका तो वो बच जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी आपकी। तो आप इस डर से देख के और पढ़ेंगे ताकि मैं भी पास हो जाऊं, मेरा भी नाम हो। आपके किसी अगल बगल का शर्त लगा लिया कि तुम यूपी टेट पास नहीं हो पाएंगे, आपको आप बाहरी मोटिवेशन मिल गया कि अब तो मुझे पास करके दिखाना पड़ेगा। तो यह बाहरी है। कोई आपको कह दिया कि यूपी टेट पास कर लोगे तो मैं तुमको सुपर टेट का कोर्स खरीद दूंगा, आपके पेरेंट्स बोल दिए। जैसे हम कह दिए कि आप यूपी टेट पास कर लेंगे तो हम आपको सुपर टेट का पूरा फ्री में पढ़ाएंगे यूट्यूब पे, इसी टीचर प्राइम एकेडमी पे, और आपने बाहरी मोटिवेशन मिल गया और आप शुरू कर दिए, लग गए, एकदम कर दिए, तो ये बाहरी मोटिवेशन है। तो देखिए करे आंतरिक होता है, बाहरी होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कक्षा में अनुशासन का तरीका है। अनुशासन कक्षा में कैसा तरीका है? सजा का? अरे भाई सजा कैसे दे देंगे? चुप रहना, चुप रहेंगे, दंड देंगे, ये सब निगेटिव है। सजा नहीं दे सकते, किसी बच्चे को आप जबरदस्ती चुप नहीं रहा सकते, दंड नहीं दे सकते। लोकतांत्रिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिक से इन्वायरमेंट रखना है कि सभी बच्चों का बोलने का अधिकार हो, सभी बच्चे जो पूछना चाहते हैं वो आपसे पूछें। बच्चे हैं वो भगवान का रूप है, आप एक टीचर हैं, बच्चे आपके ऊपर कुछ भी कर दे, आपके ऊपर वही ना कर दें, लेकिन फिर भी आपको बच्चे को बुरा नहीं करना है। बुरा आप हैं, बुरा स्कूल है, बुरा पूरा स्कूल का वातावरण है, लेकिन बच्चा कभी बुरा नहीं हो सकता। तो ध्यान देंगे, सीटेट या यूपी टेट पास करना है तो बच्चे को भगवान मान लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ। करे 12 स्मृति के अंग हैं। स्मृति मतलब मेमोरी, पार्ट्स ऑफ मेमोरी। क्या है? सीखना है ही भाई, सीखेंगे, सीखते हैं तो स्मृति में ही तो जाता है, मेमोरी में जाता है। धारण करना भी है, पुनः स्मरण, रिकॉल, रिवीजन है, उपरोक्त सभी। इसका ये तो आसान प्रश्न है। आगे चलिए, इसमें कुछ है इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं है। ये थोड़ा सा देखिएगा, परेशान कर रहा है, थोड़ा मैनेज करिए। ये देखिए पावलोव का सिद्धांत है। पावलोव का जब भी नाम आएगा तो याद कर लीजिएगा, क्या चीज? कुत्ता। पावलोव की किस पे अपना एक्सपेरिमेंट किए थे? कुत्ते पे। और कुत्ते से क्या निकल के आया? शास्त्रीय अनुबंधन। उन्होंने घंटी बजाया, भोजन दिया, कभी कभी घंटी नहीं बजाए तब भी वो हो गया, जिसी को नाम का दे दिए? शास्त्रीय।
शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल थ्योरी, क्रिया प्रसूत, स्किनर, सूज, कोहलर, एक और ये कह रहा है उद्दीपक अनुक्रिया, ये तो थांडाई। अब बताइए कहां से पूछेगा। मैंने बताया कि पावलो क्या दिए, कुत्ता प्रयोग किए घंटी बजाए, भोजन दिए घंटी नहीं बजाए, कुत्ता लार टपकाने लगा, जान रहा है कि घंटी के साथ भोजन भी आएगा, जिसको उन्होंने शास्त्रीय बंधन का नाम दे दिया। हाँ, उसके बाद इस क्रिया प्रसूत स्किनर भाई ने आया, भाई साहब ने आए, उन्होंने इस क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दे दिया। कोहलर आए जो सूज का सिद्धांत दिए और इन्होंने भी अपना प्रयोग किया। उद्दीपक अनुक्रिया थांडाइक ने दिया। अब पूछेगा कहाँ से, ये नहीं पूछेगा तो यही तो बाकी तीन पूछेगा। मैं बता तो दिया आपको, अब आपको आपकी मर्जी है, लिख रहे हैं याद कर रहे हैं कि नहीं, हमने तो अपना काम कर रहे हैं। कह रहे बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, देखिए कह रहे बुद्धि, ये जो बीने भाई साहब हैं वो बुद्धि का सबसे पहला प्रयोग है और ये एक कारक दिए थे, एक कारक, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिए। जो टर्मन है वो बुद्धि लब्धि दिए, बुद्धि लब्धि, और ये बुद्धि लब्धि कैसी थी, आईक्यू संशोधित थी, इस टर्म ने बिना संशोधित किया था। जो थांडाइक है वो इन्होंने बहुकारक सिद्धांत दिया था। ये ऑप्शन सही है, बाकी गाल्टन ये ऑप्शन गलत नहीं, लेकिन मैंने दोनों ऑप्शन के बारे में बता दिया, आप इसको करेक्ट कर लें। जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही पूछे जाएंगे और कहाँ से आएंगे। ये देखिए करे सृजनात्मकता की विशेषता है क्या है, मौलिकता, नवीनता। मौलिकता मतलब कि ओरिजिनलिटी, मतलब खुल के एकदम चीज़ों को एनालाइज करना तो करेगा ही। नवीनता मतलब जिसके अंदर सृजनात्मकता है वो नई नई चीज़ों का खोज करेगा, नए नए प्रकार से वो सोचेगा किसी बात को। सही बात है। ये करे अपसारी और एक अभिसारी होता है। अपसारी मतलब कि चारों तरफ अलग अलग तरीकों से किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचना अपसारी होता है। अभिसारी मतलब होता है एक ही तरीके से बार बार करना। तो ये अपसारी मतलब जो सृजनात्मकता है जिसके अंदर वो अलग अलग तरीकों से, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हम सही कर दें, ऐसे सही कर देती है, ऊपर तो सही है। चलिए आगे, आधे क्वेश्चन समाप्त हो गए, बस 10 मिनट और रुकिए, सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। ये देखिए बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है, बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है जिसमें कि बालक प्रधान होगा, बालक प्रधान, शिक्षक, स्कूल, प्रधानाचार्य, प्रबंधक कोई प्रधान नहीं होगा, बालक प्रधान होगा, बालक भगवान है। अब देखिए शिक्षक पर, अरे शिक्षक कब से प्रधान होने लगा, छात्र प्रधान होगा, पाठ्यक्रम प्रधान नहीं होगा, परीक्षा नहीं होगा, छात्र प्रधान है, किसमें, बाल केंद्रित में। ठीक। बुनियादी शिक्षा के जनक कौन थे, बुनियादी शिक्षा के जनक थे महात्मा गांधी। इन्होंने बुनियादी जो है शिक्षा दिया, प्राइमरी शिक्षा तैयार की। ये लोग अलग हैं, ये लोग नहीं दिए थे। आगे आइए, चल गए, अब एकदम रैपिड फायर में सवाल सब शुरू हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, करे समावेशी कक्षा में विविधता का लाभ है। समावेशी मतलब जिसमें सभी लोग एक साथ हैं। अब विविधता मतलब अलग अलग लोग हैं तभी तो एक साथ बैठे हैं। तो अब देखिए कह रहे हैं कि भेदभाव, विविध दृष्टिकोण, शोर या समस्या। तो देखिए विविध दृष्टिकोण आ रहे हैं ना, अलग अलग बच्चे आ रहे हैं तो अलग अलग दृष्टिकोण लेके आ रहे हैं और कुछ ना कुछ सबको सीखने को मिलेगा। अलग अलग है, कोई किसी चीज़ में तेज है, कोई किसी चीज़ को सीखा है, सबको एक साथ बैठा ली, धीरे धीरे सभी लोग सब कुछ सीख जाएंगे। वही कह रहे हैं कि विविध दृष्टिकोण, भेदभाव क्यों करेंगे, शोर क्यों होगा, समस्या, ये चीज़ें गलती हैं, सारा निगेटिव टैग वर्ड है। आपका एक टैग वर्ड भी क्लास बनेगा, क्या चीज़ें होंगी तो आप उस सवाल को निगेटिव ही करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि सृजनात्मकता बढ़ाने का तरीका, कैसे आप अपने सृजनात्मकता को बढ़ा सकते हैं। सृजनात्मकता मतलब कि नई नई चीज़ों के बारे में सोचना, किसी एक जगह ध्यान केंद्रित मतलब न करना, अलग अलग चीज़ों से किसी बारे में प्रॉब्लम को समझना, प्रश्न पूछना, रटना, अरे रटने से कैसे सृजन, चुप रहना नहीं होगा, कॉपी करना नहीं होगा। प्रश्न आप जब किसी से पूछ रहे हैं तो आपको अलग अलग ज्ञान मिलेगा, वहीं से आपकी क्या बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी और नई नई चीज़ों का आप खोज करेंगे, प्रयोग करेंगे, नए नए अपना थ्योरी विकसित करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहे कि किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा, किसने कहा, स्टेनले हॉल। बिल्कुल सही है, इन्होंने ही कहा था कि जो किशोरावस्था तूफान आदि बल भूकंप की अवस्था है जिसमें बच्चा जो है कुछ भी करने की ताकत रखता है, उसमें बच्चा मतलब
अपने परिवार से भी बगावत कर सकता है, उसके लिए उसके दोस्त यार महत्वपूर्ण हो जाते हैं और वास्तव में होते हैं। कई सारे लोग, कई सारे बच्चे इसी किशोरावस्था में जो है वो छपरी जैसा बन जाते हैं, घर की नहीं सुनेंगे, अपने आप को बहुत महान समझने लगेंगे, बस सारा दिन घूमेंगे, तो वो चीज़ें गलत है। पियाजे आप जानते ही हैं, एक संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक, सिगमंड फ्रायड विश्लेषणात्मक, अब बस सुन सुन के याद कर लेंगे एग्जाम तक। वाटसन ने एक बात आपको कह दी, ये व्यवहारवादी हैं, व्यवहारवादी। इनका एक कथन है कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, या मतलब बच्चे दे दो और मुझे बता दो इन छोटे बच्चे को, इन बच्चों को मुझे बता दे के कह दो कि इनको क्या बताना है, बनाना है। मैं चाहूँ तो उसको डॉक्टर बना दूँ, इंजीनियर बना दूँ, चोर बना दूँ, डकैत बना दूँ। छोटे बच्चों को कुछ भी बनाने की ताकत रखते हैं। देखिए प्राथमिक स्तर के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? खेल विधि, व्याख्यान विधि, रटना विधि, प्रदर्शन। व्याख्यान कहाँ करेंगे? लेक्चर देंगे छोटे बच्चों को बैठा के 1 घंटा की लेक्चर आप लोग सुनिए, बच्चे नहीं सुनेंगे। रटना आप लोग को रटना पड़ेगा, कथन और जितने कथन है वो। ये प्रदर्शन होता है लेकिन थोड़ा सा बड़े होने पे होता है प्रदर्शन। छोटे बच्चे हैं तो उनको खेल विधि के माध्यम से आप कुछ भी सिखा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 है, अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? स्किनर। ये तो सब आपको अधिगम में है, अधिगम के जनक है, जिसमें ये भाई साहब क्रिया प्रसूत, ये क्लासिकल थ्योरी, ये थार्नडाइक जो हैं वो आपके आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं? थार्नडाइक प्रयास और त्रुटि में आ जाते हैं। हाँ, लेकिन सूक्ष्म शिक्षण के जनक एलन है। और जो सूक्ष्म शिक्षण की अवधि होती है, अवधि जो होती है वो कितनी होती है? 36 मिनट। याद रखेंगे, ये PYQ में पूछा गया है। चलिए आगे। कह रहा है कि बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत दिया था वर्नोन, स्पीयरमैन, बीने, थ्रस्टन। स्पीयरमैन द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत, बीने एक कारक। थ्रस्टन जो है वो, थ्रस्टन का तो फिलहाल अभी चलिए छोड़िए, इनका याद भी नहीं आ रहा है। जो पदानुक्रमित है ये वर्नोन ने दिया था, बाकी भी मैंने आप लोगों को दोनों बता दिया। कला शिक्षण के बिंदु हैं, शिक्षण के बिंदु हैं, शिक्षक विद्यार्थी उपरोक्त सभी चाहिए कि जरूरी शिक्षक भी है, विद्यार्थी भी है, पाठ्यक्रम है, तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो कोई भी बच्चा अधिक मात्रा में सीख सकता है और बेहतर तरीके से सीख सकता है। कह रहे कि उपयोग, अच्छा ये तो आंसर है उसका। ये क्वेश्चन नंबर 25 है। कह रहा है कि क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत है, किसका है? कला ऑपरेंट कंडीशनल गिवन बाय, किसने दिया था? क्रिया प्रसूत दिए थे स्किनर भाई ने। पावलोव जो दिया, पावलोव जो है वो किसका दिए थे? क्लासिकल थ्योरी। जो थार्नडाइक है वो त्रुटि एंड ट्रायल एंड एरर, त्रुटि और प्रयास का दिए थे। जो कोहलर हैं वो किसका दिए थे? चिंपैंजी पे खोज किए थे। और ये तो ये ऑप्शन स्किनर भाई साहब सही हो जाएंगे। एक ही जैसा देखिए, बार बार क्वेश्चन टाइप्स वही है। दिव्यांग बच्चों के लिए मॉडल है, कौन सा मॉडल है? अलगाव नहीं, समावेशी ठीक है, विशेष स्कूल नहीं, मनाही नहीं, समावेशी। दिव्यांग हो या जनरल हो, सामान्य हो, सबको एक साथ समावेशी कक्षा में पढ़ाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है। कह रहे विकास की दर तीव्र होती है, तीव्र कब होती है? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, या कोई नहीं? सबसे तेज होती है शैशवावस्था में। प्रौढ़ावस्था में विकास की बहुत स्लो होती है, उससे थोड़ा सा ही तेज होती है किशोरावस्था में, लेकिन शैशवावस्था में सबसे तेज होती है। चलिए, अवस्था की क्लास आपकी बची हुई है, हमारे साथ जुड़े रहे, एक दिन आपकी पूरी अवस्था जो भी है शैशवावस्था से लेके प्रौढ़ावस्था तक सब क्लियर हो जाएगा। निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है निदान। क्या कह रहा है? निदान मतलब होता है समस्या की पहचान और उपचार। जब समस्या पहचान आ गई तो उसका उपचार करेंगे,
तो समस्या का उपचार हो जाएगा। पहले निदान करेंगे तो ये कह रहे कि निदानात्मक क्या है, समस्या की पहचान करेंगे, पहले समस्या क्या है, तो समस्या कमी का जानना सही है, सजा ग्रेड फेल ये सब नहीं होंगे। चलिए आगे आइए। कह रहा है पाठ्यक्रम का केंद्र है, पाठ्यक्रम का केंद्र क्या है, पुस्तक, छात्र, शिक्षक, प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक तो होगा नहीं, पाठ्यक्रम का केंद्र जो है वो बच्चा है, छात्र है। बाकी जब तक छात्र नहीं रहेगा तब तक आप स्कूल है, प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं एकदम पीएचडी किए हुए, जब छात्र नहीं है तो पढ़ाएंगे किसको, तो छात्र सबसे महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जन का सिद्धांत, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम लोग, 30 क्वेश्चन करते करते। भाषा अर्जन सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिए थे चॉम्स्की साहब ने भाषा का। वो आप लोग की थ्योरी में भी ये चीजें आ जाएंगी। स्किनर आपको बता ही चुका हूँ, क्रिया प्रसूत, पियाजे संज्ञानात्मक विकास, वाइगोस्की ये संज्ञानात्मक, जो वाइगोस्की है सामाजिक सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, स्किनर क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत। बोलिए 3 ऑप्शन, ये 3 सवाल आपके क्लियर, एक जो सही है वो दो ही। एक क्वेश्चन में कम से कम आपके 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। और सोचिए कि ऐसे आपने 30 क्वेश्चन किया तो 4 तिहाई 12, 3 चौक 12, 120 कम से कम आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब देखिए लास्ट के, आपको ये क्लास कैसी लग रही है, हमारी जो भी है टीचर प्राइम एकेडमी, ये पे जो भी क्लासेस चल रही हैं वो कैसी लग रही हैं आपको। आप वीडियो को अगर देख रहे हैं लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, क्योंकि हमने कोई आपसे शुल्क तो लिया नहीं है। इसको सब्सक्राइब कर लें और अधिक लोगों से करा दें। और आपको जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, क्या चीज़ें और ज़रूरत है, वो उसका कमेंट कर दें। अभी के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, जल्दी मिलेंगे। और थ्योरी की क्लासेस लगातार हमारे चैनल पर चल रही है, CDP ही सबसे ज़रूरी है, तो CDP की जरूर क्लास देखें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।